हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। इस वीडियो में बात करेंगे कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। तो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कोलराउस का नियम क्या है, ठीक है। तो कोलराउस लॉ को अगर आपको इजीली समझना है तो आप पिछला वीडियो पहले समझिए, उसके बाद जो है यहाँ पे हम आते हैं उसके अनुप्रयोग को समझने, ठीक है। तो कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ठीक है। तो हमने कोलराउस का नियम जो पढ़ा था कि कोई भी दुर्बल वैद्युत घट्ट है, ठीक है, उसकी जो मोलर चालकता होती है, ठीक है, उसका जो मोलर चालकता होता है वह विलयन यानी वैद्युत घट्ट में उपस्थित आयनों की मोलर चालकताओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब यह था कि वहां पर हम मोलर चालकता की गणना कर रहे थे, ठीक है। तो हम वहां ये लिख सकते हैं कि इसके अनुप्रयोग निम्नलिखित है। नंबर 1, ठीक है। तो लिखेंगे इस नियम की सहायता से, इस नियम की सहायता से दुर्बल वैद्युत घट्ट, दुर्बल वैद्युत घट्ट अपघट्ट दुर्बल वैद्युत घट्ट के मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता की गणना की जा सकती है, क्लियर। तो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि मोलर चालकता हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कह सकते हैं इस नियम की सहायता से दुर्बल वैद्युत घट्ट कोई भी हो, ठीक है, तो उसके हम मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता की हम गणना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दुर्बल वैद्युत घट्ट में अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड को हम जब ब्रेक करते हैं तो CH3COOH होता है। और जब आप इसको क्या करोगे, ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एसीटेट आयन मिलेगा, CH3CO- मिलेगा और H की मिल्क प्लस मिलेगा। अब इसका मोलर चालकता ज्ञात करना है तो क्या लिखते हैं हम, लैम्डा नॉट m लिखेंगे। क्या है आपका एसिटिक एसिड लिखना है तो आप एसिटिक एसिड लिखेंगे CH3COOH, यानी वैद्युत घट्ट हो गया। कि मोलर चालकता क्या होती है, आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो इसको लिखते हैं लैम्डा नॉट m लिख सकते हैं। और यहाँ CH3 है, COOH है, सॉरी COO क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, प्लस हो जाएगा, लैम्डा नॉट m लिखेंगे और क्या हो जाएगा आपका H प्लस हो जाएगा। तो हम वही कह सकते हैं कि कोई भी मतलब इस नियम की सहायता से हम मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता की हम गणना कर सकते हैं। तो यहाँ लैम्डा EQ भी लिखा जा सकता है, यहाँ EQ लिख देंगे, यहाँ पर EQ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका तुल्यांकी चालकता मिल जाएगा, ठीक है। ये गणना कर सकते हैं। अब दूसरा ये है। उसके बाद अगर हम B की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं कि इस नियम की सहायता से, इस नियम की सहायता से दुर्बल वैद्युत घट्ट के, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा की गणना की जा सकती है, बात समझ रहा है। तो हमें कह सकते हैं इस नियम की सहायता से दुर्बल वैद्युत घट्ट के वियोजन की मात्रा की गणना की जा सकती है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा की हो गया, देखिए 1 की, 2 की और 3 की, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इस नियम की सहायता से दुर्बल वैद्युत घट्ट के वियोजन की मात्रा की गणना कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर हम दुर्बल वैद्युत घट्ट की बात करते हैं तो वो वियोजित कम होता है, यानी आयनित कम होता है, इसीलिए उसे हम क्या कहते थे, दुर्बल वैद्युत घट्ट कहते थे। तो जब आयनित कम होगा, तो जो कम आयनित होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी जो मोलर चालकता होगी उसके आयनों की संख्या पर निर्भर करेगी। आयनों की संख्या कहाँ से आई, उसके वियोजन से। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम वियोजन की मात्रा बता दें, ठीक है, तो वियोजन की मात्रा अगर हम बता दें तो उसकी मोलर चालकता की गणना हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम अल्फा से प्रकट करेंगे तो अल्फा बराबर होता है लैम्डा m बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट m, ठीक है, ये लैम्डा नॉट m। या इसकी सहायता से, या आप तुल्यांकी चालकता अगर जानते हैं तो उसके लिए अल्फा बराबर लैम्डा EQ बाई
लेमडा नॉट EQ भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, अल्फा की गणना कर सकते हैं। अब जहां पर क्या है, अल्फा लिख लेंगे, जहां अल्फा वियोजन की मात्रा है। अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा है। और अगर हम बात करते हैं लेमडा एम, तो हम बात करेंगे किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता, किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता। और अगर हम बात करते हैं लेमडा नॉट एम, तो नॉट लग गया, या कहीं कहीं आपको इनफाइनाइट मिलेगा, तो या तो 0 लिखिए या फिर इनफाइनाइट लिखिए। तो इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, अनंत पर। ठीक है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसे कहेंगे। आप 0 लिखिए या इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम लोग 0 लिखते आ रहे हैं, तो वही लिखेंगे, तो लिखेंगे लेमडा नॉट एम। ठीक है, तो लिखेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। क्लियर। अगर उसी प्रकार से यहां पे बात करते हैं, तो लेमडा नॉट EQ, लेमडा EQ क्या होगा, किसी भी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता। और लेमडा नॉट EQ जो होता है वो क्या लिखेंगे, अनंत। नॉट लग गया, इसका मतलब अनंत तनुता की बात हो रही है। अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। क्लियर। तो हम कह सकते हैं इस नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वियोजन की, दुर्बल वैद्युता बट के वियोजन की मात्रा की हम गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला कि इस नियम की सहायता से हम एक और काम कर सकते हैं। इस नियम की सहायता से हम वियोजन के स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो वियोजन का जो स्थिरांक आया था वो आया था आपका कहां से, तो वियोजन का स्थिरांक आया था आपका ओस्टवाल्ड के तनुता नियम से। तो ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कहां से आया था, तो ओस्टवाल्ड का जो तनुता नियम था वो आर्हेनियस समीकरण से लिया गया था। ठीक है, आर्हेनियस समीकरण से लिया गया था। ठीक, तो उसका उतना हमें डिटेल नहीं समझना है, बस इतना हमें समझना है कि हम वियोजन की मात्रा की गणना हम कैसे कर सकते हैं। तो वियोजन स्थिरांक, तो तीसरा लिखेंगे, इस नियम की सहायता से वियोजन स्थिरांक की गणना की जा सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये वियोजन स्थिरांक क्या है। तो वियोजन स्थिरांक के बराबर होता है C इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। तो के बराबर क्या होगा, C इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो वही है कि वियोजन स्थिरांक, तो जहां लिख सकते हैं, जहां के दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का वियोजन स्थिरांक है। वियोजन स्थिरांक अगर बात करते हैं तो C क्या है आपका, सांद्रता है, और अल्फा तो हमने देखा कि वियोजन की मात्रा है। वियोजन की मात्रा, क्लियर, इतना हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि C इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, 1 माइनस अल्फा में अगर हम अल्फा बराबर अभी हमने पढ़ा कि लेमडा एम बाई लेमडा नॉट एम रख दें तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे के बराबर क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा, और अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा की जगह पर हम इतना वैल्यू रख देते हैं अगर, तो लेमडा बाई क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट एम हो जाएगा, और ये स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा की भी वैल्यू रख दें। तो अगर वो अल्फा की वैल्यू रख रहे हैं तो हो जाएगा लेमडा बाई लेमडा नॉट। ठीक है, तो अगर इसको आप लिखेंगे तो C हो जाएगा, तो ये लेमडा एम, तो C हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो लेमडा एम स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे लेमडा एम स्क्वायर। अब देखिए ये भी स्क्वायर होगा, लेकिन इसको लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे लेमडा नॉट एम स्क्वायर। क्लियर,
और इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं इसकी तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, तो लैम्डा नॉट एम का गुणा 1 से करेंगे तो लैम्डा नॉट एम हो जाएगा, और अगर इसकी गुणा इसके करें तो क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा एम हो जाएगा। और उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब देख रहे हैं स्क्वायर है तो इसका कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एक और फार्मूला मिल जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा आपका सी हो गया, और यहाँ लैम्डा एम स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय अगर बात करें तो लैम्डा नॉट एम हो जाएगा, और लैम्डा नॉट एम माइनस क्या ले सकते हो, लैम्डा एम, ठीक है। तो ये हमें एक फार्मूला दोबारा मिल गया, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वियोजन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो है यानी के इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा कहाँ से आया, ठीक है। तो हालांकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड जो है आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। मतलब ये जो हम अभी लिखे ये तो है, लेकिन जो हम ओस्टवाल्ड का तनुता नियम है वो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन उससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल इसमें दिए हैं, हो सकता है पूछा जाए, तो वो कहाँ से आया है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगला हेडिंग लिख सकते हैं ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। तो ओस्टवाल्ड के तनुता नियम में अगर हम बात करें तो यह जो है आपका आया था आर्हीनियस समीकरण के द्वारा लाए थे ये, तो लिख सकते हैं ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, डाइल्यूशन लॉ ऑफ ओस्टवाल्ड्स लॉ, ठीक है, या ओस्टवाल्ड, ठीक है, ओस्टवाल्ड। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये कैसे आया, तो ये दुर्बल वैद्युत अपघट के लिए इन्होंने क्या किया था, ठीक है, वियोजन स्थिरांक निकाला था किसकी सहायता से, आर्हीनियस, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे आर्हीनियस समीकरण के आधार पर ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघट के वियोजन स्थिरांक की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कोई मान लीजिए कंपाउंड लेंगे जो मोनो बेसिक एसिड होगा, क्या हो जाएगा, मोनो बेसिक एसिड होगा, ठीक है। तो मोनो बेसिक एसिड में जैसे मान लीजिए आपका एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, फार्मिक एसिड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका मोनो बेसिक एसिड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने ए भी ले लिया, मोनो बेसिक एसिड है। अब इसमें अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस में, और बी क्या हो जाएगा आपका माइनस में ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस केस में, तो यहाँ पर बात करें ये भी, तो ये भी जो है हम वियोजन से पूर्व की अगर बात करें, वियोजन से पूर्व, ठीक है। तो वियोजन से पूर्व अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए हमने ये भी लिया, तो ये भी विलयन लिया या वैद्युत अपघट लिया, तो उसकी कोई ना कोई सांद्रता होगी जिसे हम सी कहेंगे। और ये क्या है आपका ए प्लस है, ठीक है। तो ए प्लस है तो ये जो है शुरुआत में तो टूटा नहीं होगा, तो ए प्लस की जो सांद्रता होगी वो 0 होगी, बी माइनस की सांद्रता क्या होगी, 0 होगी, क्लियर। लेकिन जब वो टूट गया यानी वियोजन के पश्चात, तो आफ्टर द डिसोसिएशन अगर हम बात करें तो मान लीजिए यह जो है इसका अल्फा कण मिल गया, तो बी भी क्या हो जाएगा, अल्फा कण में मिलेगा। बस मेरा क्यों, क्योंकि ये भी जब टूट रहा है तो क्या मिला, ए प्लस का एक अणु मिल रहा है और बी माइनस का एक अणु मिल रहा है, एक आयन मिल रहा है। तो यहाँ पर कहेंगे कि इस पे अल्फा आयन मिल जाएंगे मान लीजिए, और इस पे अल्फा आयन से मिल गया, तो कहेगा कि इसकी यह कितना बचा, तो ये कितना बचेगा, तो सी में से अगर हम बात करें तो 1 माइनस सी में से हम क्या करेंगे, ये अल्फा को हम घटा दें, ठीक है। तो अल्फा हम लिख लेते हैं, ठीक है, चलो ठीक। अब ये अल्फा के कारण इसकी हमारी सांद्रता होगी जिसे हम सी अल्फा लिख सकते हैं,
ठीक है। और बी के कारण अल्फा के कारण क्या होगी, बी की भी कोई सांद्रता होगी जिसे हम सी कहेंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो इसको क्या होगा, सी अल्फा को घटा लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा सी अल्फा। ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये जोड़ करके नहीं घटाना है या गुणा करके नहीं घटाना है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक अणु जब टूट रहा है तो एक आयन ये और एक आयन ये मिल रहा है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो दो आयन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दो तो नहीं है ना, एक ही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका अल्फा टूटेगा तो ये भी अल्फा मिलेगा, इसीलिए हम केवल अल्फा घटाएंगे। अब क्या हो जाएगा, सी कॉमन ले सकते हो तो हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इसकी जो सांद्रता होगी वो क्या हो जाएगा, सी 1 माइनस अल्फा होगी। अब आप वियोजन स्थिरांक की बात करते हैं। ठीक है, तो वियोजन स्थिरांक कैसे लिखा जाता है, तो वियोजन स्थिरांक अगर लिखें तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पहले आप प्रोडक्ट की सांद्रता लिखेंगे। तो ठीक है, तो प्रोडक्ट लिखेंगे सी अल्फा इंटू सी अल्फा, दो देखो ये है आपका सी अल्फा इंटू क्या है आपका सी अल्फा। अब उसके बाद प्रोडक्ट जब लिख लिए तो आप क्या करेंगे, आप सिकारक है रिएक्टेंट लिखेंगे। तो रिएक्टेंट जो है आपका देखिए सी है और 1 माइनस क्या है आपका अल्फा। अब देखिए सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे तो सी कैंसिल हो गया, तो बचा आपका सी अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और बचा क्या 1 माइनस अल्फा। क्या मिला आपको, 1 माइनस अल्फा मिला। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो चूंकि कैसा है आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य, क्या है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब ये देखिए जरा, इसमें अगर हम तुलना करें तो ये भी की तुलना में जो अल्फा यह मिला है दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, तो इसकी संख्या बहुत कम हुई होगी। कह रहा दुर्बल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, जो आंशिक रूप से टूटता हो, यानी जिसमें आयनों की संख्या बहुत कम होगी। तो हमें कहेंगे कि आयनों की संख्या जब कम होगी, ठीक है, तो अगर हम जो ये संपूर्ण वैद्युत अपघट्य की जो सांद्रता ले रहे हैं, ठीक है, संपूर्ण वैद्युत अपघट्य की अगर हम सांद्रता की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अल्फा अगर घटा रहे हो तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम है। तो अल्फा की जब वैल्यू है बहुत कम, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा इज लेस देन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा 1 के। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम अल्फा को क्या मान सकते हैं 1। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ पर हम अल्फा बहुत कम होगा तो हम कह सकते हैं 1 से बहुत कम होगा, तो ये हो जाएगा 0। तो 1 माइनस लिख सकते हैं 0, तो सी अल्फा स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी देखा कि ये बराबर क्या था आपका सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, जो कि हमने पहले अभी ज्ञात किया था कि अल्फा क्या था आपका वियोजन स्थिरांक की गणना की जा सकती है। तो यहाँ से आया था वेस्टफाल के तन्यता के नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम और उसके बाद जो है कोलरास का जो नियम था उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसके वियोजन स्थिरांक की गणना हम कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझेंगे, कुछ लोगों को यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि 1 माइनस अल्फा को हम बहुत कम मानने हैं, ऊपर वाले को क्यों नहीं माने। तो ऊपर वाले को क्यों नहीं माने, क्योंकि जो प्रोडक्ट की जो सांद्रता है वो किसके कारण, अल्फा के कारण है, और जो इसमें आयन की जो सांद्रता है, बी आयन की सांद्रता किसके कारण, अल्फा के कारण। अब आप इसको निगलेक्ट यहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कर सकते हो। क्यों, क्योंकि मान लीजिए पहले 1 मोल लिए होंगे, तो 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.22 × 10⁻23, यानी कह सकते हैं इतने अणु होंगे, मैंने करोड़ अरबों गिन नहीं पाएंगे, इतने अणु हैं। अब कह रहा है इसमें आंशिक रूप से, अब मान लीजिए 100 अणु टूट गए या 100 अणु इससे मिल गए, 100 आयंस इसके मिल गए, 100 आयंस इसके, तो करोड़ों में 100 आयंस क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ये अल्फा जो होगा वो हम बहुत कम मान सकते हैं, लगभग 0 मान सकते हैं। तो 0 मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, सी बचेगा यहाँ पर, पास है, तो सी से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका के बराबर सी इंटू अल्फा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, कोलरास के नियम के अनुप्रयोग को हम समझते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन को, कि जो हमने बात किया कि के की गणना हम कैसे करते हैं और सी अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा की गणना हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए हम बात करेंगे इसके खाली न्यूमेरिकल, यानी कोलरास नियम से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना आप नोट्स बनाते जाइए। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, ठीक है, और कमेंट करेंगे तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक, और यहाँ इसमें जो है आपको IIT JEE नीट्स और उसके बाद जो है जितने भी आपको बोर्ड है, ठीक है, कोई भी आपको कंपटीशन 10+2 लेवल का आपको देना है, ठीक है, तो यह चैनल आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।